ये तो मैं नहीं जानता सरकार, लेकिन लड़की है बहुत सुंदर, इतनी कि शायद उस जैसी लड़की पूरे शहर में भी न होगी। विजय कहाँ है? दीपा तो अंदर वाले कमरे में है और छोटे मालिक अभी अभी सोनपुर गए हैं। हमें तो नहीं मिला, हो सकता है पर्वतपुर वाली सड़क से गए हों। ठीक है, लेकिन सरकार आज तो आपका बताएंगे थोड़ी देर में, जमींदार साहब ने कहा और इसके पश्चात वह तेज तेज कदमों से चलकर दीपा वाले कमरे में आ गए। दीपा इस समय खिड़की के सामने खड़ी थी। कंधों पर फैले बाल बता रहे थे कि उसने अभी अभी स्नान किया था। वह अपनी ही किन्हीं सोचों में इतनी गुम थी कि उसे जमींदार साहब के आने का पता ही न चला। जबकि जमींदार साहब धीरे धीरे आगे बढ़े और दीपा के ठीक पीछे पहुंचकर उससे बोले, भाई इसे कहते हैं दिए तले अंधेरा। हम तुम्हें सोनपुर में खोजते रहे, यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से दीना भी दुनिया से चला गया और तुम यहाँ छुपी हो। ये सुनते ही दीपा फुर्ती से मुड़ी और दूसरे ही क्षण उसके सम्मुख भयानक विस्फोट सा गूंज गया। वो विस्फोट इतना भयानक था कि दीपा के मस्तिष्क की धज्जियां उड़ गई और वो केवल मूर्तिमान सी जमींदार का चेहरा देखती रही। जमींदार फिर बोले, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई, जब तुम्हें हमारी ही दुल्हन बनना था तो तुम्हें इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? दीपा के होंठ पत्थर बने रहे। कितना अच्छा होता यदि तुम इस वक्त सोनपुर में होती। जमींदार ने फिर कहा, तुम शादी का सुर्ख जोड़ा पहनती, हम सेहरा बांध कर आते और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लाते, लेकिन कोई बात नहीं, सुर्ख जोड़ा न सही तुम तो हो, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त तुम हमारे घर में हो। आओ। इतना कहकर जमींदार ने दीपा के कंधे पर हाथ रखा। दीपा की आत्मा तक कांप गई, किंतु अगले ही क्षण वो फुर्ती से हट गई और नागिन की भांति फूफकार उठी, खबरदार जमींदार साहब, हाथ भी मत लगाना मुझे। जमींदार के चेहरे पर पल भर के लिए सन्नाटा फैल गया, किंतु दूसरे ही क्षण उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वो बोले, क्यों, हाथ क्यों न लगाएं तुझे? साली हमारी दुल्हन है, हमने तुझे 10,000 में खरीदा है। सौदा पशुओं का होता है जमींदार साहब, इंसानों का नहीं। हट जाए मेरे सामने से। क्या मतलब? मतलब यह है कि न तो मुझे आप में कोई दिलचस्पी है और न ही आपकी दौलत में। यदि मुझे पता होता कि यह मकान आपका है तो मैं यहाँ पाँव भी न रखती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। खूब, बहुत खूब। जमींदार साहब हल्का सा ठहाका लगाकर बोले, तू यहाँ से जाएगी, पर तूने कैसे सोच लिया कि हम तुझे जाने देंगे? साली कितना अपमान सहा है हमने तेरी वजह से, कितनी भयानक आग धधक रही है हमारे सीने में, और तू यहाँ से चली जाएगी। कहते ही जमींदार साहब ने दीपा की कलाई पकड़ ली। दीपा को यूं लगा मानो उसका हाथ किसी शिकंजे में जकड़ा गया हो। उसने अपनी कलाई छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, किंतु जब सफल न हुई तो वह घृणा से चिल्लाई, कुत्ते कमीने, छोड़ दे मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरी कलाई, नहीं तो मैं तेरा खून पी, हम तुझे खून नहीं बल्कि मस्ती की शराब पिलाएंगे रानी, एक बार हमारे सीने से तो लग आना साली। इतना कहकर जमींदार साहब ने उसकी दूसरी कलाई भी पकड़ ली। ये देखकर दीपा की बेबसी आंसुओं में परिवर्तित हो गई। गिड़गिड़ाते हुए वो बोली, नहीं नहीं जमींदार साहब, मुझ पर दया कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, मुझे अपनी बेटी समझकर छोड़ दीजिए। चुप साली। जमींदार साहब की आंखों में वासना के डोरे तैर रहे थे। वासना की अग्नि ने जैसे उन्हें पागल कर दिया और वह दीपा को बलपूर्वक बिस्तर की ओर खींचने लगे। तभी हरिया ने कमरे में आकर उनसे कहा, सरकार, यह तो गड़बड़ी हो गई। छोटे मालिक लौट आए। जमींदार यह सुनकर पल भर के लिए विचारमग्न हुए और फिर हरिया से बोले, तू विजय से कह कि दीपा यहाँ से चली गई है, यह भी मत बताना कि हम यहाँ हैं, चल जल्दी कर। हरिया चला गया। उसके जाते ही जमींदार ने दीपा को बिस्तर पर पटक दिया। ये देखकर दीपा पूरी शक्ति से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। जुबान बंद कर साली, जमींदार साहब ने उसे डांट दिया, किंतु वो दीपा को निर्वस्त्र कर पाते उससे पहले ही कमरे में धमाका हुआ। एकाएक विजय कमरे में आकर चिल्लाया, दीपा को छोड़ दीजिए पापा। जमींदार चौंक कर उठ गए, किंतु उनकी आंखों से अब क्रोध और घृणा की चिंगारियां छूट रही थीं। विजय को देखकर वो गुर्राए, तू यहाँ क्यों आया है? यह देखने के लिए, विजय घृणा से बोला, कि लोग आपके विषय में कितना सच कहते हैं, और यह भी देखने के लिए कि एक 60 वर्ष का इंसान नीचता की कितनी सीमाएं लंघ सकता है। बंद कर यह बकवास और चला जा यहाँ से, तेरा हमारे व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं। दीपा अब एक कोने में खड़ी सिसक रही थी। विजय ने एक नजर दीपा पर डाली और अपने पिता से कहा, मेरा संबंध आपके व्यक्तिगत जीवन से भले ही न हो, किंतु दीपा से अवश्य है। क्या बकता है तू? पापा, दीपा यहाँ मेरे कहने पर आई है। दीपा को मैंने रक्षा का वचन दिया है। मेरे रहते किसी ने दीपा को हाथ भी लगाया तो मैं उसका खून पी जाऊंगा।
हरामजादे, क्रोध से कांपते हुए जमींदार गुर्राए, हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुझे पढ़ा लिखाया, तुझ पर लाखों रुपए खर्च किए और तू हमारा खून पिएगा। देखते हैं तू हमारा क्या बिगाड़ता है। इतना कहकर जमींदार फिर दीपा की ओर बढ़े। यह देखकर विजय तुरंत दीपा के सामने आ उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली और घृणा से बोला, बस कीजिए पापा, यदि आपने दीपा को हाथ भी लगाया तो ठीक न होगा। क्या करेगा तू? खून करेगा हमारा? पापा, यदि आपने अपनी नीचता न छोड़ी तो मैं ऐसा भी सकता हूँ। नहीं, एकाएक दीपा चिल्लाए और रोते रोते विजय से बोली, ऐसा मत कीजिए विजय साहब, आप यहाँ से चले जाए, छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर, लुट जाने दीजिए मुझे, आपका मेरे लिए अपने पिता से लड़ना ठीक नहीं। नहीं दीपा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगा। यदि मेरे पापा इस आयु में और मेरे सामने शैतानियत का नंगा खेल सकते हैं तो मुझे स्वयं को उनका बेटा कहते भी लाज आएगी। और वैसे भी यह लड़ाई बाप बेटे के बीच नहीं, यह लड़ाई तो इंसानियत और शैतानियत के बीच है। तुम पीछे हट जाओ। हरामजादे, जमींदार साहब ने गुस्से से दांत पीस कर कहा, तू जानता है हम कितने जिद्दी हैं। यदि आप जिद्दी हैं तो मैं भी कम नहीं पापा, क्योंकि मैं भी आप ही के वंश में पैदा हुआ हूँ। यदि आप दीपा को लूटने पर ही तुले हैं तो फिर मेरा निश्चय भी वही है। आपने दीपा को हाथ भी लगाया तो मैं आपको गोली मार दूंगा। ठीक है तो फिर चला गोली। इतना कहकर जमींदार साहब फिर दीपा की ओर बढ़े। दीपा घबराकर पीछे हट गई और ठीक उसी समय कमरा फायरों की आवाजों से गूंज उठा। इन आवाजों के साथ ही जमींदार साहब के कंठ से हृदय विदारक चीख निकली और वह लहराकर गिर पड़े। विजय ने दीपा की इस बात पर कोई ध्यान न दिया। उसने एक नजर फर्श पर पड़े तड़पते अपने पिता पर डाली और तेजी से बाहर चला गया।